हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों आपको याद होगा कि जोशीमठ में जो भी स्थितियां बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ पर मौजूद जो भी इलाके हैं, लोगों के मकान हैं, वहाँ पर एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि वो जो इलाका है धंस रहा है। तो वहाँ पर जो भी मकान वगैरह बने हैं उसमें क्रैक्स आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चिंता के मुद्दे हैं वो उठ रहे हैं और वहाँ पर चल रही जो भी परियोजनाएं हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक हिमालयी क्षेत्र चूंकि पूरा आता है उत्तराखंड का, तो उसके अंतर्गत इस तरह की परिस्थितियां बनना, उसके कारणों की तलाश में कई सारी योजनाएं सामने आई हैं, उनकी चर्चा सामने आई है। तो इसी तरह एक चर्चा की गई है चार धाम परियोजना को लेकर के कि किस तरह से जो चार धाम वहां पर मौजूद हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनके जो कनेक्टिविटी है रोड से रोड के अंतर्गत, तो सड़कों का विकास या सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और वह कार्य किया भी जा रहा है। तो उसको एक कारण के रूप में देखा जा रहा है। तो हम ये देखेंगे आज के सेशन में कि चार धाम परियोजना से इस तरह की अगर जो घटनाओं पर चर्चा हो रही है तो कैसे बढ़ रही है, क्या कारण हो सकते हैं। अब जो जोशीमठ वाली घटना थी उसको हमने इन न्यूज प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किया था। अगर आप चाहें तो जाकर के उस परिस्थितियों को देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं और जोशीमठ का क्या महत्व है, उसके लिए आप उस प्रोग्राम को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रमुख चीजें देखेंगे। न्यूज क्या है, माउंटेन रीलिंग अंडर ह्यूमन एग्रेशन। दूसरी, जोशीमठ सिंकिंग चारधाम रोड वर्क की प्रोजेक्ट हॉल्टेड एमिड लोकल प्रोटेस्ट। तो जोशीमठ में जो स्थितियां बनी हैं उसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं उन्होंने इन परियोजनाओं को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जिसके बाद कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अभी के लिए रोक लगा दी गई है। तो चर्चा क्यों की जा रही है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। चार धाम परियोजना क्या है, इस परियोजना पर चूंकि फिर से एक बार चर्चा की जानी चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक बार फिर से समझने के लिए। अब इस परियोजना से किस तरह की पारिस्थितिकी चिंताएं जुड़ जाती हैं, वर्तमान परिदृश्य क्या है। ये चिंताएं वे हैं जो उस समय इस परियोजना की शुरुआत के दौरान याद दिलाई गई थी या फिर पर्यावरणविदों ने सामने रखी थी। अब वर्तमान परिदृश्य में हमें यह दिखाई देगा कि जो चिंताएं उस समय सामने रखी गई थी वे वास्तविकता में किस तरह से घटित होती जा रही हैं। ऐसे में जो विकास के कार्य हैं क्या उनको कराया जाना महत्वपूर्ण रहेगा या नहीं रहेगा। निष्कर्ष के रूप में इसको समझेंगे। एक प्रश्न रहेगा जो आपसे मेंस में इस तरह के सवाल पूछ सकता है। ठीक, तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही यह विषय जुड़ जाएगा। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो सरकारी नीतियां हैं, चूंकि एक परियोजना आती है तो निश्चित तौर पर वह सरकार के द्वारा लाई गई है, सरकार की नीतियों का हिस्सा है कि हम कैसे विकास कार्यों को बढ़ावा दें। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी नीतियां तो है ही, विकास कार्य भी जुड़ते हैं और पर्यावरण संरक्षण वाला विषय भी जुड़ता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जोशीमठ में किस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो जो भी वहां पर इस तरह मकान है उनमें क्रैक्स आते जा रहे हैं, पूरा जो स्थान है धंसता जा रहा है। कई सारे लोग हैं जिनको पानी की समस्या हो रही है, कई सारे लोगों के मकान गिर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकता है, जान माल का भी हो सकता है, आर्थिक तो होगा ही। तो चारधाम परियोजना पर चूंकि चर्चा की गई है तो यह परियोजना क्या है, किस तरह से लाई गई थी। विशेष रूप से परियोजना, इसका उद्देश्य है हिमालय में मौजूद जो उत्तराखंड में चारधाम तीर्थ स्थल हैं उनके अंतर्गत जो कनेक्टिविटी है, जो भी श्रद्धालु मैदानी इलाकों से वहां पर जाते हैं तो उनको बेहतर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो चारधाम में कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इनके दर्शन को हर साल लोग जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने के दौरान उनको काफी तरह की समस्याएं होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती, सड़कें नहीं होती, पुल नहीं होते। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। एक तरह से कनेक्टिविटी में सुधार से जुड़ी हुई परियोजना है। मकसद वही है कि यात्रा सुरक्षित हो सके, तेज हो सके और अधिक सुविधाजनक हो सके। और यहाँ पर ही जो कैलाश मानसरोवर वाला मार्ग है, यात्रा मार्ग, जिसको नेशनल हाईवे 125 से जोड़ करके देख सकते हैं, तो यहाँ के तीर्थ स्थलों और टनकपुर पिथौरागढ़ खंड को जोड़ने वाले लगभग 900 किलोमीटर के राजमार्गों को चौड़ा भी किया जा रहा है, जो इस योजना का हिस्सा है। ठीक, ये कुछ स्पेशल बातें हैं। और इस परियोजना को जब लाया गया था तो इससे जुड़ी हुई पर्यावरणीय चिंताएं भी आई थी, उनको पर अभी बात कर लेते हैं। इसका महत्व एक बार समझ लें कि क्या महत्व बता करके इसको शुरू किया गया है। पहला कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका इसकी हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड से भी चीन वाला बॉर्डर एक तरह से जुड़ता है। तो ऐसी भी डिमांड आई थी कि हम चूंकि चीन का अगर एरिया देखेंगे तो वहां पर चीन ने अपने बॉर्डर एरिया पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रखे हैं, जबकि हमारे साइड से जो एरिया है वहां पर इतना निर्माण नहीं हुआ है। तो एक डिमांड ये भी आई थी कि इस तरह की जो सड़क परियोजनाएं हैं
इसके जरिए हम बॉर्डर से कनेक्टिविटी को भी बेहतर बना पाएंगे। तो रणनीतिक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक हम कहें फीडर सड़कों के रूप में ये सड़कें कार्य कर सकती थी। इसके अलावा भारत चीन सीमा जो है वहां पर देहरादून और मेरठ में जो सेना के शिविर हैं इससे जोड़ने जाने की बात भी देखी गई थी कि अगर हम सड़कें चौड़ी कर देंगे तो यहाँ से भी जो रसद और आमद भेजी जा सकती है उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। यहाँ पर जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं इसकी उनको एक बार देख लें तो उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD डिपार्टमेंट, सड़क सीमा संगठन यानी BRO और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड जो कि राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत पूरी तरह से आती है। तो ये परियोजना इस तरह से शुरू की गई। इसमें अगर आप इसके मार्ग देखेंगे तो ऋषिकेश से यहाँ पर ये एरिया निकलते हैं, जो आपको ग्रे कलर से दिख रहे हैं वो जंक्शन है और जो लाल रंग से दिख रहे हैं वो धाम है, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो कौन कौन से जंक्शन हैं? ऋषिकेश, यहाँ से रास्ता जाएगा, यहाँ धारासू और एक रास्ता धारासू से चला जाएगा गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, यहाँ ऋषिकेश से ही दूसरा रास्ता रुद्रप्रयाग तक जाएगा और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब यहाँ पर ही मुनि की रेती वाला आपको दिख रहा होगा एक स्टॉप पॉइंट, जहां पर इस तरह की अभी जो घटनाओं की हमने पीछे चर्चा की जोशीमठ वाली वो इस क्षेत्र में आ जाती हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में आर्टिकल में आपको दिख जाएगा कि जो प्रोजेक्ट है 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। ऋषिकेश रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 140 किलोमीटर का, रुद्रप्रयाग माना नेशनल हाईवे 58 लगभग 160 किलोमीटर, ऋषिकेश धारासू नेशनल हाईवे 94 यानी 94 144 किलोमीटर के आसपास, धारासू गंगोत्री नेशनल हाईवे 108, धारासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 और रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड नेशनल हाईवे 109, इसी तरह पिथौरागढ़ और टनकपुर नेशनल हाईवे 125। इस तरह के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो अब इसको लेकर के जब यह परियोजना शुरू हुई तो कई सारे लाभों के अलावा जो चिंताएं थी वो भी सामने आई। उन चिंताओं को एक बार देख लें, फिर आज के वर्तमान समय से उसको हम मैच करा करके भी देखेंगे कि वे चिंताएं कितनी सही साबित हुई। तो इस समय कहा गया था कि लगभग 55,000 पेड़ काटे जाएंगे, लगभग 690 हेक्टेयर जंगलों को नुकसान होगा, ये नष्ट हो जाएंगे। अनुमानित 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी यहाँ से हटानी होगी। तो मिट्टी का क्षरण भी होगा, पेड़ पौधों का भी क्षरण होगा। जो पेड़ पौधे जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, मिट्टी जो कि उन पत्थरों को रोक करके रखती है जो पहाड़ों के निर्माण में लगे हुए हैं। तो जैव विविधता और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी के लिए भी खतरनाक इसको बताया गया। वहां पर मौजूद जो विशेष प्रजातियां हैं जैसे कि कलिज तीतर और गिद्धों की कई सारी प्रजातियां, लुप्त प्राय हो रही गोल्डन महशीर यहाँ पर बहुत प्रमुख रूप से मौजूद है। ठीक, तो इनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब सड़क बना रहे होंगे तो ब्लास्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, और उससे मिट्टी और चट्टानों में दरारें आ जाएंगी ब्लास्ट से। तो एक जो पहाड़ या पहाड़ी वहां पर मौजूद है, ब्लास्ट के दौरान जो दरार आएगी वो हमें ये नहीं पता होगा कि कितने अंदर तक जा चुकी है या उससे कितना नुकसान पहाड़ को हो चुका है और वह कितने समय तक स्थिरता से खड़ा रह पाएगा। इसके अलावा फ्लैश फ्लड की भी संभावना जताई गई थी, जिसके बाद हमने कई सारे वहां पर फ्लड जैसी स्थितियों को देखा भी। अब देखें कि वर्तमान परिदृश्य क्या है। पहला, चमोली जिला प्रशासन ने वहां पर हेलंग और मारवाड़ी के बीच 4 धाम सड़क का चौड़ीकरण निलंबित कर दिया है। इस क्षेत्र में चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से अगला आदेश आने तक इसको निलंबित कर दिया है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के अंतर्गत ऐसे आदेश दिए गए हैं कि अगले आदेश आने तक जो वर्तमान निर्देश हैं वो इसको निलंबित रखेंगे। अभी के समय परियोजना को देख रहे हैं कि एक तरह से अवैज्ञानिक सड़क निर्माण परियोजना है और इस परियोजना को चलाने के दौरान जो सरकार ने ही नॉर्म्स तय किए थे कि हम कितने मीटर तक सड़कों को चौड़ा करेंगे, उनका भी पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि अगर चौड़ाई 7 से 8 मीटर तक की निर्दिष्ट की गई थी तो उसे बढ़ा करके 16-17 मीटर तक लेकर के गए हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत और जो आ रही है उसको आपको ऐसे समझना होगा कि यह जो क्षेत्र है लघु हिमालय का, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के अंतर्गत आता है। जहां पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में लघु हिमालय में मान लीजिए भारतीय प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जब गई तो यह जो क्षेत्र है अपने आप में बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाता है। ये इसका एक बड़ा कारण माना गया है कि इस क्षेत्र में भूकंप या फिर भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले जब उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी यहाँ पर केदारनाथ वाली, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में पुष्टि की थी, अपनी रिपोर्ट में इस बारे में लिखा था कि यहाँ पर प्लेट वाला जो मामला है वो बनता है और भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है, जिसकी वजह से यह स्थान भूकंप प्रेरित हो सकता है, भूकंप जनित हो सकता है। अब इसके कुछ उदाहरणों को देखें तो अगले दशक में यहाँ पर 66 सुरंग बनाने का प्रस्ताव है और वर्तमान में 18 सुरंगें पहले से ही बना चुके हैं। तो सुरंग बनाने के लिए सिंपल सी बात है, ब्लास्ट वगैरह करेंगे और जो गड्ढे हैं उनको खोदेंगे नीचे के स्तर पर, यानी सुरंगें जो बनती हैं उप सतह पर बनती है, सतह से नीचे। तो इसके निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, जो संरचनाएं हैं और ज्यादा भुरभुरी हो सकती है और वही होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें भूस्खलन जैसी गतिविधियां यहाँ दिखती हैं। अगर ये सवाल सीधे तौर पर आपसे पूछ दिया जाए इंटरव्यू में या फिर मेंस के लेवल पर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तराखंड में मानव जनित कार्यों के चलते जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उन कारणों में आप क्या लिखेंगे? आपको इसी तरह के पॉइंट्स बिल्कुल तार्किक रूप से प्रस्तुत करने हैं जो वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ हैं, बाकी बातों के अलावा। ठीक, तो एक समस्या ये है। दूसरा, यहाँ पर चूंकि अब पर्यावरण को नुकसान होगा इससे, दूसरा अगर यहाँ पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक से क्या होगा, जो प्रदूषण है वह बढ़ेगा, प्रदूषकों की संख्या बढ़ेगी और एक जो क्षेत्र है यहाँ पर धूप परमानेंट नहीं निकलती तो एक समस्या और होगी, जो स्मॉग वाला मामला है वो बन जाएगा। इसके अलावा जो टनल्स बनाई हैं या फिर जो रेलवे की पटरियां बिछाई हैं उनसे भी नुकसान है। रेल यातायात से जो रेलवे चलेगी तो कंपन होगा, सिंपल सी बात है, रेलें चलती हैं तो जमीन में कंपन होता है, वो भी ऐसी जमीन जो स्थिर नहीं है। ठीक, तो जब कंपन होगा तो पहाड़ की ढलानें अस्थिर हो जाएंगी, कंपन की वजह से और ज्यादा भूस्खलन हो सकता है। इसके अलावा जो राजमार्ग हैं और रेलवे पटरियां हैं उनका निर्माण भूस्खलन का कारण बन गया है, ये बात हमें जानने को मिल रही है। तो पिछले कुछ सालों में इसकी जो घटनाएं हैं वो दोगुनी होती जा रही हैं क्योंकि निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सड़क निर्माण जैसी जो मानव जनित गतिविधियां हैं वो भी पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर रही हैं। अगर आप एक यहाँ पर समझे इस स्ट्रक्चर से कि मान लीजिए किसी पहाड़ की ढलान ऐसी है और पहाड़ी के इस पार किसी सड़क का निर्माण किया जाना है, तो मान लीजिए सड़क यहाँ से बनाई जा रही है तो इतना हिस्सा काट दिया जाएगा। ठीक, अब जब ये हिस्सा यहाँ का काट दिया जाएगा तो पहाड़ की ढलान कुछ ऐसी दिखाई देगी, तो ये जो ढलान अब तक आके इसकी एक स्थिरता को बनाए हुए थी ये खराब हो जाएगी और फिर यहाँ पर खड़ी एकदम चोटियां आपको दिखाई देने लगेगी क्योंकि यहाँ पर सड़क का निर्माण है। अब ये जो स्थितियां हैं, जब वहां पर भूस्खलन आता है तब आप कई सारे विजुअल्स को भी देखेंगे, तो मान लीजिए हो सकता है ये वाला जो हिस्सा है घाटी में चला जाए और होता भी है, हो सकता है इस साइड वाला ढह जाए जहां पर ऊंचाई ज्यादा हो गई है। ठीक, तो हिमालय में आवर्ती भूस्खलन संख्याओं में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो जल की उपलब्धता है उसको भी भूमिगत जल स्तर में नुकसान हो रहा है, उसको कमी आ रही है। तो इसकी वजह से जो वर्षा का पैटर्न है वो भी प्रभावित होगा। अब पहाड़ियाँ एक समय वहां पर मौजूद थी, अगर वह भूस्खलन के कारण हट गई तो जो वर्षा का पैटर्न था सिंपल सी बात है उस पर प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी का क्षरण होगा। तो जोशीमठ जो शहर है उसकी भी जब यहाँ पर जांच की जा रही है तो पता चला था कि ये तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना सुरंग इसके नीचे से जाती है, बनाई गई है, जो कि एक तरह के ग्लेशियर पे बनी है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर लैंडस्लाइड और जो हम देख रहे हैं कि शहर धंस रहा है, एक कारण के रूप में यह परियोजना की स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड हिमालय की खड़ी ढालें भी चिंता का विषय है। पर्यटन से अगर हम इसको जोड़ करके देखें तो पर्यटन की वजह से भी यहाँ पर काफी तरह के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जो पर्यटन है वहां पर बढ़ता भी जा रहा है। पिछले साल के रिकॉर्ड्स को देखें तो लगभग 58,000 से ज्यादा फुटप्रिंट्स वहां पर देखे गए हैं। तो फुटप्रिंट्स का मतलब लोग वहां पर गए हैं, इतने यात्री जा रहे हैं। तो हिमालयी क्षेत्र स्थायी पर्यटन की मांग करता है, ना कि सामूहिक पर्यटन की। ऐसी बात कही गई है कि वहां पर पर्यटन को स्थायित्व दिया जाए ताकि लोग समय समय पर जाते रहें, ना कि हम इस बात को बढ़ावा दें कि एक साथ बहुत सारे लोग वहां पर चले जाएं। इसके अलावा जब लोग जाएंगे तो खाना पीना का इस्तेमाल करेंगे, कचरा फैलता है, तो गड्ढों में फेंका गया जो प्लास्टिक कचरा है वो नुकसानदेह है, और ऐसे कचरे जिसको खुले में जलाया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट्स को वहाँ पर पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष यही होगा कि अगर कोई भी विकास के लिए रणनीति लाई गई है उसके काफ़ी सारे अच्छे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें एक एंगल ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों का मानना है
कि मैदानी लोग वहां पर पर्यटक के रूप में जाते हैं, लेकिन जो वहां पर खुद पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इससे उनके नुकसान को ध्यान में रखना होगा कि अगर सरकार ने उन लोगों से जमीन ले ली है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कृषि पर भी प्रभाव पड़ा है। अब वहां पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 20% से भी कम लोग कृषि से जुड़ पा रहे हैं, जो काफी सारे लोग पहले इसके कृषि करते थे। कई सारे लोगों को यहाँ पर मुआवजा ना मिलने की भी शिकायत बनी हुई है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल, जैव विविधता और पारिस्थितिक पर्यटन मौजूद है, उसके आधार पर ही डेवलपमेंट का प्लान किया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं तो वो बांध बड़े बनाने के बजाय छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा, ताकि जो स्थानीय स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता है वह पूरी हो सके। यानी सरकार को यहाँ पर एक बहुत बड़ी चारधाम परियोजना जैसी जो परियोजना लगाई है, विशेषज्ञ मानते हैं कि वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। वहां पर ठीक तरह से एक असेसमेंट होना चाहिए था कि पर्यावरण के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो मानव कल्याण के लिए एक उपयुक्त रणनीति के रूप में पारंपरिक ज्ञान, कृषि प्रथाओं, निर्माण प्रथाओं और स्थानीय सांस्कृतिक पहलुओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां पर पहले से रहते आ रहे हैं उनको मालूम है कि उस इकोसिस्टम का किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसका सतत रूप से उपयोग करना है, ना कि एकदम से वहां पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाकर उस स्थान को हमें खत्म कर देना है या फिर छरित कर देना है, या फिर ऐसी परियोजनाएं जो आज के समय महत्वपूर्ण दिख सकती हैं, आने वाले समय में वे विनाश का कारण भी बन सकती हैं। तो इस पर भी ध्यान देना होगा, एक असेसमेंट कराया जाना बेहतर विकल्प होगा। तो आज का सवाल क्या है? विगत कुछ वर्षों में उत्तराखंड हिमालय में भूस्खलन जैसी आपदाओं में वृद्धि देखी गई है, इसके संभावित मानव जनित कारकों पर चर्चा कीजिए। जिस पर हमने चर्चा की है तो 250 शब्दों में आप इसको लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।